सभी व्यूअर्स का हमारे YouTube चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उसका विस्तार पूर्वक हल देखेंगे तथा उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए विथ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है अगर आप एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लें तो उससे रिलेटेड अगर 5-6 प्रश्न जो भी आए वो सभी बन पाए तो उन सभी बिंदुओं पर भी हम लोग ध्यान देते चलेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने लगभग 150 यानी 150 तक प्रश्नों का हल देख लिया था। आज हम लोग आगे देखेंगे 151 से। तो आइए 151 में क्या है, करा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब राज्य के शासक कौन थे। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब हम लोग समझते हैं कि आंग्ल सिख युद्ध प्रथम और द्वितीय कब हुआ, क्यों हुआ और किन परिस्थिति में युद्ध तक पहुंच गया बात। तो क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में पंजाब फलता फूलता है, काफ़ी विकास होता है और साम्राज्य का भी काफ़ी विकास होता है। तो हम लोग रंजीत सिंह से पहले उनके वंशजों को थोड़ा सा इस कड़ी को समझने के लिए समझेंगे। क्या होता है, रंजीत सिंह से पहले आप देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर का नेतृत्व में आता है। बंदा बहादुर के बाद आता है कौन, नवाब कपूर सिंह आते हैं। वही नवाब कपूर सिंह जब आते हैं, यानी नवाब कपूर सिंह का आगमन कह दीजिए तो 1753 में उनका मृत्यु हो जाता है। यानी उससे पहले वो आते हैं। बोला जाता है नवाब कपूर सिंह जब बंदा बहादुर को फांसी दिया जा रहा था तो उस समय वो 18 वर्ष के अवस्था में थे और जिस समय जो हत्या हुआ था गुरु गोविंद सिंह का वो 11 वर्ष के थे। तो यानी कि जो बंदा बहादुर पर जिस तरह से मुगल सेनाएं क्या की थी, क्रूरता की थी, वो क्रूरता से क्या थे, अवगत थे। कौन, नवाब कपूर सिंह। वही जब वो आते हैं, नेतृत्व करते हैं, संभालते हैं सिख का, तो वहीं के द्वारा अगर बोला जाए कि मिस्र का जो निर्माण हुआ था, मतलब कहिए वहीं से उसका उद्भव हुआ था, क्योंकि वो 5 क्षेत्रों में बांट देते हैं। जो अपना अपना क्षेत्र जो बांटता है उसका अपना ढोलक और झंडा पताका के साथ अपना एक प्रतीक चिन्ह हो जाता था। फिर बाद में 7 और ग्रुप का गठन होता है। तो क्या होता है, शुरुआती में जो नवाब कपूर सिंह के द्वारा 2 दल बनता है। कौन होता है, पहला एक होता है बूढ़ा दल जिसमें दिग्गज लोग होते हैं और दूसरा तरुण दल होता है। तरुण दल में क्या होते हैं, वो सभी यंग लोग होते हैं, यानी युवा लोग होते हैं, यानी वो आपातकालीन स्थिति में क्या कर सकते हैं, सिख सैनिक का नेतृत्व कर सके। तो ये 2 दल का निर्माण होता है, फिर आगे बढ़ता है। उसके बाद फिर ये ग्रुप 5 ग्रुप में इनके द्वारा विभाजन किया जाता है 5 का। उसके बाद फिर 7 का होता है। फिर क्या होता है, जब ये नवाब कपूर सिंह की मृत्यु 1753 ईस्वी में होती है, उसके बाद उनके भतीजे आते हैं, यानी धन सिंह का बेटा खुशहाल सिंह क्या होता है, वो उत्तराधिकारी बनता है। और उत्तराधिकारी बनने के बाद आपको मालूम है खुशहाल सिंह जो होता है सतलज नदी के दोनों किनारों पर क्या होता है, जो सिंहपुरिया मिस्र से वह उसका विस्तार करता है। अब आपको लग रहा है डायरेक्ट सिंहपुरिया मिस्र, तो हमने अभी चर्चा किया कि नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व में ही क्या होता है, ग्रुपों का गठन होता है, यानी एक दल बनाया जाता है। पहले तो उनके द्वारा 5, फिर बाद में 7 बनाया जाता है, इस प्रकार से 12 होता है। वो बाद में वही मिस्र के नाम से जाने लगते हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र का। उसके बाद क्या होता है, उसके उत्तराधिकारी खुशहाल सिंह के उत्तराधिकारी जिन्होंने सतलज के दोनों किनारों पर सिंहपुरिया मिस्र का विस्तार करता, उनके उत्तराधिकारी कौन आते हैं, उनका पुत्र बुद्ध सिंह। लेकिन बुद्ध सिंह कुछ युद्ध जरूर मुगलों से जीतता है, अंग्रेजों से भी सामना करता है, लेकिन वह खुशहाल सिंह इतना योग्य नहीं होता। तो बुद्ध सिंह के उपरांत क्या हो जाता है, वह खुशहाल सिंह का बराबरी नहीं कर पाता है। और उसके 7 पुत्र होते हैं। जब क्या होता है, जब बुद्ध सिंह होता है तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से सतलज के दोनों किनारों पर खुशहाल सिंह के समय में उसका क्या किया जाता है, उस पर साम्राज्य स्थापित किया जाता है। लेकिन जैसे ही बुद्ध सिंह होता है, बुद्ध सिंह की मृत्यु के बाद उसके 7 बेटे होते हैं, वो अपने उसके बाद संपत्ति के लिए उन 7 में लड़ाई होता है। तो उस तरह से जो पूर्वी भाग होता है वो तो बुद्ध सिंह के जो वंशज होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र होता है सतलज नदी का, वहीं पर उद्भव होता है रंजीत सिंह का। वह उधर रंजीत सिंह क्या करते हैं, उभर कर आते हैं, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद 1792 ईस्वी में, और सतलज के पश्चिम में वो साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अब रंजीत सिंह आते हैं और उसी समय वो क्या करते हैं, योग्य होते हैं और धीरे धीरे वो आगे की ओर सतलज नदी को पार करके आप देखते हैं किस तरह से क्या होता है, वो पूरब की ओर भी विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें अंग्रेजों के साथ कई बार संघर्ष होने को मिलता है। लेकिन फिर भी वो 1799 ईस्वी में लाहौर को जीतते हैं। उसके बाद अमृतसर की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से वो कूच कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर अंग्रेजों और रंजीत सिंह में राजनीतिक कारण के कारण बहुत सारे जगहों पर क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी रंजीत सिंह को रुकना पड़ता है। जैसे कि रंजीत सिंह का क्या था, उनका सोच होता है कि हम सतलज नदी के पूरब में अपने साम्राज्य को विस्तार करें और दूसरा सिंध पर करें, लेकिन राजनीतिक कारणों से दोनों पर नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद रंजीत सिंह के बाद क्या हो जाता है, जो उसके बाद जो वंशज आते हैं वह ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, यानी
रंजीत सिंह की मृत्यु 1739 में हो जाती है। उनके बेटे खड़क सिंह आते हैं, खड़क सिंह की भी हत्या हो जाती है। उसके बाद आपको पता होगा कि खड़क सिंह के बाद क्या होता है, उन्हीं के जो एक सेनापति होते हैं, उन्हीं का बेटा होता है नैनीहाल सिंह, उनका भी मृत्यु हो जाता है। फिर शेर यानी 6 साल के अंदर में, रंजीत सिंह की मृत्यु के 6 साल के अंदर में वह उनके 3 पुत्रों का यानी 3 जो उत्तराधिकारी होते तीनों की हत्या होती है। उसके बाद आते हैं अल्पवयस्क पुत्र रंजीत सिंह 1845 ईस्वी में। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है, यानी सिख युद्ध की ओर बढ़ता है। क्या होता है, जब रंजीत सिंह अल्पवयस्क होते हैं, छोटे होते हैं उस उम्र में, और महारानी जिंद कौर को उनके साथ में रखा जाता है संरक्षिका के तौर पर, तो वही इनको गाइड करते हैं। क्या होता है, दिलीप सिंह 1845 ईस्वी में गद्दी पर बैठते हैं और जो सेना होता है खालसा सेना पर नियंत्रण का अभाव हो जाता है, क्योंकि रंजीत सिंह तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो अभाव देखने को मिलता है। आंग्ल सिख युद्ध के प्रारंभ होने में जो रानी जिंद कौर का भी बोला जाता है एक अहम योगदान था, क्योंकि क्या हो गया था, जो खालसा सेना था उसकी शक्ति काफ़ी बढ़ गई थी, यानी वो रानी के जिंद कौर के भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं था, लेकिन एक तरह से जिंद कौर भी क्या थी, इसके लिए असहाय थी। यानी उसको भी लग रहा था कि अगर खालसा सेना का शक्ति बढ़ गया, अगर इसे क्या करें, अंग्रेजों के विरुद्ध सतलज नदी को पार कर उस क्षेत्र को जीत लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, जो सिख सेना जो होगा उसका साम्राज्य विस्तार हो जाएगा, यानी उसके बाद कई साम्राज्यों का, कई क्षेत्र का वो मालिक हो जाएंगे। तो क्या होता है, उसके बाद ये खालसा सेना क्या होता है, जिंद कौर के हित में तो वो आगे बढ़ती है। तो वही उसका जो जिंद कौर का कहना था कि अगर खालसा सेना हार गई तो उसका शक्ति समाप्त हो जाएगा, अगर जीत गई तो अनंत प्रदेश उसके अधीन होंगे, यानी महारानी जिंद कौर के। वही होता है 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को सिख सेना ने हरिक्के और कसूर के बीच सतलज नदी को पार करता है। कब, 11 दिसंबर 1845 को। जैसे ही यह बात पता चलता है ब्रिटिश गवर्नर यानी लॉर्ड होर्डिंग को, यानी 13 दिसंबर 1845 ईस्वी को, कि क्या हो चुकी, खालसी सेना पार कर चुके, वह लॉर्ड होर्डिंग युद्ध की घोषणा कर देता है और आदेश भी जारी कर देता है। और इस युद्ध के दौरान 5 बार दोनों सेनाएं, कौन कौन, अंग्रेज और सिख सेनाएं 5 बार एक दूसरे से भिड़ंत होती है। पहला मुदकी में, दूसरा फिरोज शाह में, तीसरा बदावली में, चौथा अलीवाल में और चौथा सुभाद्र में। यानी कभी कभी मिलान करने में ये दे देता है, इसलिए हमने इस पांचों का बताया। अब क्या होता है, इसमें प्रमुख जो सेनापति बोला जाता है, आप जितने भी युद्ध देखेंगे, अगर आप इससे पहले को उठा लीजिए, अगर जो मुर्शिद कुली खां था, उसके बाद जो सिराजुद्दौला किस तरह से वो विश्वासघात करता है तो सिराजुद्दौला मारा जाता है, उसके बाद अंग्रेज की नींव बढ़ती है, वही बोला जाता है। तो इस तरह से मतलब जितने भी जो राजाएं थी, अगर वो अंग्रेजों के सामने अगर हारे या फिर अंग्रेजों का जो प्रभुत्व बढ़ा, तो उसमें क्या देखने को मिला कि अपने ही सेनापति, अपने ही साम्राज्य के लोगों का मिल जाना, वो एक महत्वपूर्ण ये चीज़ निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि क्या हो रहे हैं, उसके अपने सेनापति, अपने दरबारी क्या कर रहे हैं, विरोधियों से मिलकर वह हार का कारण बन रहा है। तो इसमें भी वही होता है कि जो 5 जगह संघर्ष करते हैं, मुख्य सेनापति लाल सिंह और तेजा सिंह जो होता है वह विश्वासघात करता है। मुदकी से आप देखेंगे वह 18 दिसंबर को वहाँ पर क्या अंग्रेज और सिख के साथ होता है, जिसमें उसका नेतृत्व लाल सिंह कर रहा होता, वहाँ पर वो पीछे हट जाता। फिर लास्ट में जब देखेंगे जो सुभाद्रो में हुआ था, वहाँ पर भी लाल सिंह और तेजा सिंह क्या करता है, वह भी पीछे हट जाता है उसमें जो। और जो तीसरा जो होता है फिरोजपुर में, वहाँ पर जो रसद था सैनिकों को पहुँचाने के लिए, उसमें गुलाब सिंह देरी कर देता है। तो इस तरह विश्वासघात के कारण लास्ट में जो सुभाद्रो होता है वो निर्णायक युद्ध होता है, 3 घंटे का युद्ध होता है, पूरा गोला बारूद होता है और इसमें सिख सेना हार जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, यह सिख सेना जैसे ही हारती है तो वह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कहला जाता है। उसके बाद लाहौर की संधि होती है और इस लाहौर की संधि के तहत क्या क्या आता है, राजा दिलीप सिंह पर बहुत सारा चीज़ थोप दिया जाता है। जैसे कि लाहौर की संधि होता है तो मुख्य रूप से इसमें ये बात कहा जाता है कि 1846 ईस्वी के लास्ट तक क्या करेगा, जो ये कौन है लॉर्ड हार्डिंग, वो अपना क्या करेगा, सैनिकों को रखेगा, ये कहना था। लेकिन 1846 ईस्वी जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद भी वह सैनिक को वहाँ रखे रहता है और उसके बाद भैरोवाल की संधि होती है, वही संधि। तो ये आपको आगे देखने को मिलेगा कि लाहौर की संधि क्यों हुई। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से जो अंतिम 5 बार सिख सेना और अंग्रेज आपस में टकराते हैं और अंतिम जो युद्ध होता है उसके बाद लाहौर की संधि के बाद ये समाप्त होता है, जो राजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के बीच होता है, जिसमें दिलीप सिंह पर क्या किया था, उसके साम्राज्य से वहाँ पर सैनिक रखने के लिए अंग्रेज सैनिक रखता है, उसके एवज में वो वहाँ से उसके वेतन देने की बात करता है। और उसके बाद फिर लास्ट में आप देखेंगे कि भैरोवाल की संधि के बाद जैसे होता है तो उसके बाद राजा दिलीप सिंह को जो होता है महारानी जिंद को अलग कर दिया जाता है, ये कहकर कि उनके शिक्षा के हित के लिए वो जरूरी है। फिर राजा जिंद कौर को
कुछ वार्षिक वेतन देकर उसे वहाँ से दूर कर दिया जाता। फिर लास्ट में फिर राजा दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया जाता। तो ये कहानी था प्रथम आंग्ल मैसूर। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कौन कब होता है, तो वही होता है लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि में बोला जाता है कि 1846 ईस्वी तक वो सैनिक वहीं रहेंगे, लेकिन क्या होता है 1846 के खत्म होने के बावजूद भी जो अंग्रेज होते हैं वहाँ सैनिक रखे हुए रहते हैं। उसके बाद फिर वो भैरववाल की संधि करते हैं, और उसी भैरववाल की संधि के तहत वो क्या करते हैं, अपने सिख सेना को और अपने जो अंग्रेजी सेना है उसको और दिन तक वहाँ रखने में वो कामयाब होते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ठीक कुछ दिनों बाद फिर होता है कि ये फिर से क्या होता है, एक चिलियावाल जगह होता है, ये दो एक जगह और होता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, अंग्रेज और सैनिकों के बीच भिड़ंत होता है फिर से लेकर, और इस तरह से वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1848 से 49 के युद्ध होता है। और इसमें भी वो पहला जो चिलियावाला युद्ध होता है, देखिए चिलियावाला कर जगह का नाम है, वो दूसरा जगह होता है, उसमें क्या होता है अंग्रेज जीत जाता है। पहला में तो अंग्रेज को जरूर चिलियावाला जो जगह होता है उसमें हार को सामना करना पड़ता है। दूसरा तरह इस तरह से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। और द्वितीय आंग्ल सिख के बाद क्या होता है, इस तरह से जो पंजाब जो क्या थे सिख साम्राज्य के अंडर में, तो वो पूरी तरह से आ जाते हैं अंग्रेजों के अंडर में। और इस द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पूरी तरह पंजाब अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। और राजा दिलीप सिंह को फिर शिक्षा के नाम पर वो विदेश पढ़ने के लिए बोला जाता है। बाद में फिर दिलीप सिंह क्या होते हैं, सिख धर्म को अपना लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समाप्त होने के बाद पंजाब जो राज्य था वो अंग्रेजी राज्य मिला। ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन 2 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। अब देखिए लाहौर की संधि, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि लाहौर की संधि कब होती है। लाहौर की संधि होती है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजी सेना और सिख सेना 5 जगह पर एक दूसरे से भिड़ती है। जो प्रथम स्थान था मुदकी था, दूसरा फिरोज शाह था, तीसरा बदावली था, और तीसरा अलीवाल था, और चौथा शुभराव था। उसी में वो संधि होती है। उसमें से क्या होता है, लाल सिंह और फतेह सिंह के, तेज सिंह के विश्वासघात के कारण यह जो होता है युद्ध हार जाता है अंग्रेज। उसके बाद लाहौर की संधि होती है, और इस लाहौर की संधि के तहत क्या कहा जाता है कि अंग्रेजी सेना को 1846 ईस्वी तक वहीं पर रखेगा, लेकिन 1846 बीत जाने के बावजूद भी अंग्रेज सेना वहाँ बनी रहती है। उसके बाद भैरववाल की संधि होती है, और उस भैरववाल की संधि के तहत वह क्या होता है, उस चीज़ को मान्यता प्राप्त कर लेता है रखने का। उसके बाद फिर यही भैरववाल की संधि होती है। इस भैरववाल की संधि के बाद आप देखेंगे किस तरह से महाराजा रंजीत दिलीप सिंह को से जो उनकी संरक्षिका रंजीत कौर माँ होती है उनको अलग कर दिया जाता है पेंशन देने के तौर पर, और अल्पवयस्क उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता है। फिर वहाँ सेना रखने की एवज में जो अंग्रेज होते हैं वहीं से क्या करते हैं, उस सैनिक को खर्च देने के लिए लगभग 22 लाख वार्षिक पर इस तरह से बात करते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, दूसरा संधि होता है जिसमें चिलियावाल जगह होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना हारती है। फिर दूसरे जगह पर दूसरे जो जगह होता है उसमें से अंग्रेजी सेना की जीत होती है, और उसके बाद फिर संपूर्ण पंजाब राज्य अंग्रेज के नियंत्रण में होता है। राजा दिलीप सिंह को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाता है। उसके बाद पंजाब राज्य का अंग्रेज में विलय वही बात उसके बाद वही होता है। 1800 जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, 1848 से 49। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध अंग्रेज जीतता है और सिखों की हार होती है, और उसके बाद संपूर्ण राज्य का पंजाब में विलय हो जाता है। तो ऑप्शन सही से लाहौर की संधि बिल्कुल सही बात है कि 1846 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद द्वितीय भैरववाल की संधि वह भी 1846 ईस्वी में हुआ था। हाँ, पहले लाहौर को हुआ था, उसके भैरववाल के हुआ था, क्योंकि लाहौर की संधि के तहत तो उसमें बोला गया था कि सिख जो होंगे, सिख सैनिक होंगे, सॉरी अंग्रेज सैनिक होंगे, उसे अपने सिख क्षेत्र से सैनिकों को हटा लेने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। फिर वही भैरववाल की संधि किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 152 के बाद 153 में, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के सिंध का विलय 1843 में किया गया। तो आइए इसे समझिए। अब परिस्थिति होता है 1838 ईस्वी में, थोड़ा सा समझिए। 1838 ईस्वी में क्या होता है, 38 नहीं, आप 2 साल पहले और चलिए। त्रिपक्षीय संधि 1836 में होता है। इस त्रिपक्षीय संधि में क्या होता है, अफगानिस्तान के जो भगोड़ा होता है शाह शुजा, जिसे रंजीत सिंह बचाते हैं, उनकी बेगम को कहने पर तभी ना वो शाह शुजा को ये कश्मीर से बचाते हैं, सुरक्षित निकालते हैं। वो बेगम उनकी आकर कहती है। तो उसके बाद क्या होता है कि रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, अंग्रेजों और वही भगोड़े शाह शुजा के बीच एक संधि होता है, जिसमें से ये संधि जो होता है इसमें बात किया जाता है कि शाह शुजा को अफगानिस्तान पर वापस बैठाया जाएगा। यही बात होती है, जो बैठाने की बात होती है। और इस संधि के दौरान आशा भी की जाती है कि शाह शुजा अंग्रेजों के हाथों कठपुतली सरकार की तरह बनेगी, क्योंकि अंग्रेज इसमें अपना कठपुतली सरकार की तरह ही उसको उपयोग करना चाह रही थी। यही बात होता है, ये बात होता है। तो ये बात होता है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा कि जैसे ही वो शाह शुजा को बैठाती है
तो आपको मालूम होगा जो उसके पहले जो बैठे हुए थे कौन, दोस्त मोहम्मद, वो इसका विद्रोह कर देते हैं। उसके बाद इसको वहाँ के प्रजा भी जो होते हैं अफगानिस्तान को, यह शाह शुजा को नहीं मानता है। तब वह आंग्ल अफगान युद्ध देखने को मिलता है। तब उस युद्ध के दरमियान में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं वो अपने सेना को वह पंजाब राज्य के थ्रू अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं, लेकिन इस बात का रंजीत सिंह विरोध करते हैं। रंजीत सिंह विरोध करते हैं, वो अपने क्षेत्र से नहीं जाने देते हैं। तब अंग्रेज क्या करता है, वह सिंध से जाना स्टार्ट कर देता है, नहीं अपने सैनिकों को। तब सिंध के जो अमीर होते हैं वह भी इसका विरोध करते हैं। तब क्या होता है, जो अंग्रेज होता है वो धमकी देता है सैनिक कार्रवाई करने पर, तथा उस पर 29,000 रुपये का कर को थोपने का, इस प्रकार की वो धमकी देता है। और अंततः फिर ज़्यादा अमीर इसका विरोध नहीं करते हैं, कहाँ, सिंध के अमीर। और इस तरह से क्या होता है कि उसके बाद वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर उसी के बाद क्या हो जाता है, एक होता है अधिकारी ऑकलैंड। जो ऑकलैंड होता है वह जो है ये लॉर्ड एलेनबरो जो होता है, उसी के कहने पर ऑकलैंड को सिंध में भेजा जाता है, इस वजह से कि जाकर वहाँ पर क्या कर सके, कर व्यवस्था को नियंत्रण कर सके। तो ऑकलैंड होता है, ऑकलैंड को बुलाकर फिर चार्ल्स नेपियर को लॉर्ड एलेनबरो भेजता है, क्योंकि जो बोला जाता है कि जो ऑकलैंड था वो ईमानदार था। तो इससे दो प्रश्न मिलता है, जैसे एक गवर्नर जनरल सिंध के विलय में कौन थे, तो वह लॉर्ड एलेनबरो था, लेकिन एक कहेगा कि सिंध विजेता का श्रेय किसे जाता है, तो वह जाता है चार्ल्स नेपियर को, क्योंकि ऑकलैंड को एलेनबरो बुला लेता है और वही चार्ल्स नेपियर को भेजता है, जो कि एक उदंड और कुटिल तरह का राजनीतिक व्यक्ति था वो, इसलिए उसको भेज देता है। और वह उस पर क्या करता है, सिंध पर आरोप लगा देता है कुशासन का, इस तरह से वो, और वही तो चाह ही रहा था कि लॉर्ड ऑकलैंड उस तरह से आरोप लगाकर वह उसको अपने अंडर में ले ले। तो इस तरह से क्या हो जाता है, 1838 से कहानी उठाता और 1839 ईस्वी से नवंबर से वो उस पर दबाव बनाने लगता है सिंध पर संधि करने का। और फिर वही 1843 ईस्वी में सिंध पर क्या कर लिया जाता है, उस संधि के तहत सिंध पर अधिकार कर लिया जाता है। तो इस तरह से सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एलेनबरो थे। तो इसलिए प्रश्न पूछा कि श्रेय किया जाता है, क्योंकि वो पहले से वहाँ नियुक्त कौन होते, ऑकलैंड होते, लेकिन ऑकलैंड बोला जाता है वह एक ईमानदार व्यक्ति था, इसके कारण वो चार्ल्स नेपियर जो होता है एलेनबरो बुला लेता है, फिर चार्ल्स नेपियर को वहाँ भेजता है, फिर वो अपना रिपोर्ट देता है जिसमें वो कुशासन का आरोप लगाता है। इस तरह से नेक्स्ट देखेंगे 155 में, बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का कालक्रमानुसार सजाइए। यह भी देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब क्या होता है, बेलेजली की सहायक संधि क्या होता है, 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के जाने के बाद क्या होता है, उसके पश्चात गवर्नर जनरल बेलेजली बनता है। बेलेजली का उद्देश्य था कंपनी का भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनाना तथा ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश प्रदेशों का विस्तार करना, और वही राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उससे के साथ सहायक संधि का प्रयोग करना, ये बेलेजली के द्वारा किया जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सहायक संधि, हाँ सहायक संधि का जो अगर सबसे पहला प्रयोग किया गया था तो वह डुप्ले के द्वारा किया गया था, लेकिन जो वास्तविकता इसका उपयोग किया गया वह बेलेजली के द्वारा किया गया। तो वह उसके तहत बेलेजली की सहायक संधि के तहत कौन कौन बातों को रखा गया था, क्या था उसमें, पहला था कि कंपनी राजाओं का प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करेगा। ये कहा गया था कि जो कंपनी है वह राजाओं के प्रत्येक प्रकार से शत्रु की रक्षा करेगा। दूसरा था भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, यानी भारतीय राजा दूसरे क्षेत्रों से या विदेशी संपर्क स्थापित नहीं कर सकते, वो किसके अधीन होंगे, वो कंपनी के अधीन में होंगे। तीसरा था कि बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होगी जिसका कमान अंग्रेजी अधिकारियों के अधीन में यानी हाथों में होगा, और उस सेना का उद्देश्य होगा शांति बनाए रखना। तो इस तरह से वो सहायक संधि था, और इस सहायक संधि के तहत उसने क्या किया, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को मिलाया, कब, 1798 ईस्वी में। उसके बाद मैसूर के राजा 1799 ईस्वी में, फिर तंजौर को 1799 में, अवध को भी 1799 में, उसके बाद अवध को 1799 ईस्वी में। उसके बाद पूना के पेशवा को लगभग 1802 ईस्वी में। इस तरह से वो क्या किया, सभी को सहायक संधि के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आप देख लीजिए, पहले हम लोगों ने हैदराबाद देखा, फिर 1799 में मैसूर देखा, तंजौर 1799 में देखा, अवध को देखा था 1801 ईस्वी में, और पूना के पेशवा को 1802 ईस्वी में। क्रम से सही है सब, 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न 156 में देखिए, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति हमारे लक्ष्य भारतीय राजाओं को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया गया। यही कहा गया था लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा, जब उनकी जो सहायक संधि थी, जिसमें उस सहायक संधि के तहत उसने क्या क्या रखा था। पहला कहा था कि जो भारतीय राजाएं हैं उनकी सुरक्षा
शत्रुओं से सुरक्षा प्रत्येक प्रकार से कंपनी करेगी। फिर भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध जो होंगे वह कंपनी के अधीन होंगे, ये शर्त रखा गया था। यानी वह जो भी है विदेशी, ना तो विदेशी को नियुक्त कर सकता है, कोई पत्राचार है, कोई संधि करना है तो बिना कंपनी के हस्तक्षेप के नहीं होगा। तीसरा था कि बड़े राजाओं को अपने यहाँ एक ऐसी सेना रखनी होती थी जिसका कमान अंग्रेज अधिकारी होते थे और उस सेना का उद्देश्य शांति बनाए रखना। मेन रूप से ये तो सिर्फ नाम का शांति था, लेकिन एक तरह से कहिए वह एक जासूस का काम भी कर रहा होता था। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से क्या हो गया, तो लॉर्ड बेरेली के द्वारा ही कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वह कंपनी के द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। देखिए, यह तो काम किया था लॉर्ड वेरेजली किया था, लेकिन यह बात कौन बोले थे कि स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जब वो कंपनी से के द्वारा सुरक्षित बने। अब सुरक्षित कौन बने, वही लॉर्ड वेरेजली ने कहा कि जो सहायक संधि था उसी में से ना कहा गया था कंपनी है जो राजाओं को प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं की रक्षा करेगी, और दूसरा कहा गया था कि उसके बाद भारतीय राजाओं को जो विदेशी संबंध में कंपनी के, तो यह कार्ल मार्क्स कहे थे कि स्थानीय राजा का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वो कंपनी द्वारा सुरक्षित हो गई। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए हमारी नीति हमारे लक्ष्य भारतीय राजाओं को शून्य की ओर पहुंचाया तो वह लॉर्ड बेरेजली, क्योंकि लॉर्ड बेरेजली को सहायक संधि के तहत तो क्या किए, तो सबसे पहले तो हैदराबाद के निजाम को, फिर मैसूर को, उसके बाद फिर अवध को, उसके बाद फिर पेशवाओं को, इस तरह से वो अपने अंडर में मिला लेता है अंग्रेजी साम्राज्य में। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब देखिए जन्मदाता की बात है, ये डुप्ले, ये वही डुप्ले हैं। आप करिए जब कर्नाटक युद्ध होता है और उस कर्नाटक युद्ध में आपको देखने को मिलेगा था किस तरह से डुप्ले क्या करती है, ये मैसूर ये जो मद्रास राज होता है उस पर वो आक्रमण कर लेती है कम सेना होते हुए भी, तो वही डुप्ले होता है। नेक्स्ट देखिएगा 159 में सहायक संधि के को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया गया था। अब कह रहा सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था, तो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक वह लॉर्ड वेलेस्ली ने ही प्रदान किया था, क्योंकि इसका जो वास्तविक उपयोग ये करता है, लेकिन जन्मदाता के रूप में अगर देखा जाए कि कौन इसके आविष्कारक थे तो वो डुप्ले थे। अब डुप्ले का बात अगर माइंड में आ रहा तो आप याद करिए कर्नाटक युद्ध। अब कर्नाटक युद्ध में याद करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से फ्रांसीसियों का अंत होता है। हाँ, स्टार्टिंग में तो डुप्ले जो होता है वह कामयाब होता है, उसके नेतृत्व में मद्रास को जीता भी जाता है, लेकिन फिर बाद में देखेंगे कि डुप्ले के बाद जो कौन होते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कॉन्टलाली आ जाता है ना, हाँ वो आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है सुनिश्चित और व्यापक प्रयोग के रूप में सहायक संधि के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली का आता है, लेकिन जन्मदाता के रूप में डुप्ले को जाना जाता है। ये वही डुप्ले हैं जो क्या करते हैं, फ्रांसीसियों का नेतृत्व करते हैं, और वह फ्रांसीसी है जो अंग्रेजों को एक और मद्रास जो क्षेत्र होता है जो उसके पूर्ण नियंत्रण में होता है उस अधिक क्षेत्र को ये कब्जा करने में भी डुप्ले के नेतृत्व में कामयाब होते हैं। लेकिन फिर कहिए कि वो संधि हो जाता है कौन, जो वहाँ चल रहा होता है यूरोप और फ्रांस के बीच, तो वहाँ पर भी ब्रिटिश फ्रांस के बीच जो संधि हो जाता है उसके कारण फिर इनको वापस लौटाना पड़ जाता है वो क्षेत्र को, डुप्ले जो जीतते हैं। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से करिए। पिंडारियों का दमन, आंग्ल बर्मा युद्ध और ठगों का दमन और मैकाले का शिक्षा नीति। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब पहला प्रश्न आता है पिंडारियों का दमन। तो आप समझिए पिंडारी कौन थे, थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। कह रहा दक्षिण जो पश्चिम भारत के योद्धा थे जिनमें हिंदू, ब्राह्मण, ठाकुर, अन्य सभी जाति थे और मुस्लिम दोनों धर्म के थे, ये मिलकर युद्ध करते थे। बोला जाता है जो पिंडारी है वो इटावा से 22 किलोमीटर एक गाँव पिंडारी है। कहा जाता है कि जब मराठा सेना की तरफ से कुछ ब्राह्मण पिंडारी योद्धाओं ने युद्ध किया था तो बाद में यही अस्थायी तौर से बस गए थे, और ये जो है मराठा कि अस्थायी सेना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1807 ईस्वी में ये यमुना नर्मदा के बीच तक सीमित हो गए थे। उसके बाद 1816 में बुंदेलखंड, 1815 ईस्वी में निजाम राज के मद्रास तक ये फैल गए थे। 1816 में उत्तरी सरकार के इलाकों में ये भयंकर धावे किए जा रहे थे। इससे क्या हो रहा था, शांति एवं सुरक्षा जाती हुई दिख रही थी। पिंडारियों की गणना अब लुटेरों में की जाने लगी। इस गंभीर स्थिति से मुक्ति पाने के उद्देश्य से क्या होता है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स 1817 ईस्वी में मराठा संघ को नष्ट करने के पूर्व एक कूटनीति अपनाता और पिंडारियों के सरदारों में फूट डाल देता, और फिर फूट डालकर फिर पिंडारियों को चारों तरफ से घेर कर नष्ट कर देता। फिर बाद में देखेंगे कि पिंडारियों का नेतृत्व चीतूसी करता है। फिर चीतूसी जब भागते हुए जंगलों में पहुंचता है तो उसके चीता के द्वारा वो उसको खा लिया जाता है। तो इस तरह से पिंडारी का खत्म लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पूरी तरह से किया जाता। हम लोगों ने जाना पिंडारी कौन था, वह मुख्यतः क्या कार्य था जिसमें मराठा सैनिकों को वो अस्थायी सैनिक के रूप में काम कर रहा था।
वो मराठों को बहुत सहयोग भी करता बहुत सारे युद्ध में। बोला जाता है कि जो नादिर शाह जब आक्रमण उस टाइम किया था तो उसमें भी काफ़ी सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आंग्ल बर्मा युद्ध। अब आंग्ल बर्मा युद्ध क्या है? अब देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में हम लोग समझते हैं। जो लॉर्ड एमस हर्ट के जो उस समय गवर्नर होता उसी के समय में आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा था। अब आंग्ल बर्मा युद्ध जो मुख्य रूप से होता है वह जो बर्मा की विस्तार नीति होती है उससे प्रभावित होकर आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। तो मुख्य रूप से प्रवासियों द्वारा जो होता है, यानी जो भारत का जो पूर्वी भाग है उसे देखिए, उत्तर पूर्वी मुख्य रूप से जो सटा हुआ है बर्मा म्यांमार के सामने में, तो उसमें प्रवासियों द्वारा अकारण में जो है लूट मार तथा जो आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, बंगाल के पूर्वी सीमा पर बर्मी साम्राज्य का विस्तार और सीमा संबंधी झगड़े बढ़ गए थे। तो इसको लेकर अंग्रेजों में भय हो गया था कि कहीं ना जो है बर्मा उस रास्ते से होते हुए भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में ना आ जाए और वो कब्जा कर ले। तो उद्देश्य होता है बर्मा के भय से बंगाल को सुरक्षित करना, और इसी उद्देश्य से वह क्या होता है, एक युद्ध करता है बर्मा के साथ। और उस समय जो युद्ध होता है वह कब होता है? आंग्ल बर्मा युद्ध 1775 ईस्वी में। उस समय जो होते हैं लॉर्ड एम हर्ट होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ठगों का दमन, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखिए ठगों का दमन आ गया, ठगों का दमन लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब यह कौन थे? अब ठगों के दमन में हम लोग देखा था जो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो गवर्नर जनरल आते हैं उसी में एक विधि सदस्य को नियुक्ति किया जाता है, लॉर्ड मैकाले को नियुक्ति किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेटिंग। और उसके बाद क्या होता है, जो होता है ठगों के दमन के लिए कर्नल स्लीमैन को जाना जाता है। अब ये कर्नल स्लीमैन कौन थे? अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कर्नल स्लीमैन जो बंगाल में पहले एक सैनिक के रूप में अपना क्या करते हैं, वो अपना सेवा देते हैं। उसके बाद फिर वो आईएएस अधिकारी बन के भी वो आते हैं, कौन? कर्नल स्लीमैन, यानी सिविल सेवा में भी फिर वो योगदान देते हैं। उसके बाद पहले तो वो सैनिक के रूप में होते हैं कर्नल स्लीमैन, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में वो पहुंचते हैं, कौन? कर्नल स्लीमैन। उसके बाद तो जो है वो शासनकाल लॉर्ड विलियम बेटिंग होता है, लेकिन जो श्रेय जाता था वो कर्नल स्लीमैन को। इसके द्वारा सलीमाबाद जो बसाया गया था उन्हीं का श्रेय था, वो कहा जाता है। वह किस तरह से वो क्या किए थे, नागपुर से लेकर जो क्षेत्र था वहाँ तक वो उसको घेर कर उस ठगों का क्या किए थे, वो अंत किए थे। तो ये है कहानी विलियम बेटिंग के शासनकाल में। जो 1800 लॉर्ड विलियम बेटिंग शासनकाल उनका कब रहता है? वो रहता है 1800 वही 34 में बनते हैं, क्योंकि मैकाले भी उसी टाइम में आता है ना, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मैकाले की शिक्षा नीति। अब देखिए इसी से संबंधित है, दोनों लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही आता है। तो क्या होता है, अब थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल 1828 से 1835 में क्या होता है, इनके द्वारा समाज सुधार एवं शैक्षिक सुधार एवं जो वित्तीय है उनके प्रयास से क्या किया जाता है। जो गवर्नर जनरल 1828 से 35 गवर्नर जनरल उसी के शासनकाल में सामाजिक सुधार भी देखने को मिलता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में जो 1829 में सती प्रथा के रूप में राजा राम मोहन राय की सहायता समाप्त किया जाता है। फिर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा के रूप में मैकाले को हम लोगों ने भी देखा कि जो ठगों का दमन करते हैं, लेकिन जो गवर्नर जनरल होते हैं वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ही होते हैं। तो मैकाले की शिक्षा नीति को ही आधुनिक भारत का क्या कहा जाता है, शिक्षा प्रणाली की नींव कहा जाता है। किसको? मैकाले को। तो ध्यान में रखिएगा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव मैकाले को जाना जाता है, जो जिसे 1835 ईस्वी का मैकाले मिनट भी कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है 1834 ईस्वी में यह भारत आता है। कौन? गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में मैकाले को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद उनकी नियुक्ति एक सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर की जाती है, और उसके पश्चात ही वो पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान में अहम भूमिका रहती है, इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का नींव कहा जाता है मैकाले को। लेकिन अगर बात की जाए किसकी, ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, तो वुड डिस्पैच होगा, वुड डिस्पैच, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो फिर वही होता है, मैकाले आता है लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासन का, और उसी के शासनकाल में जो स्लीमैन होता है वो स्लीमैन आते हैं, वो ठगों को क्या करते हैं, वो भी ठगों को समाप्त करने में उनकी अहम भूमिका होती है। वही 1806 ईस्वी में जो थोड़ा सा हम जान लेते हैं ठगों के दमन करने में जो किस तरह से कर्नल स्लीमैन का योगदान रहता है। 1806 ईस्वी में बंगाल आर्मी में ज्वाइन करते हैं, फिर 1814-16 में नेपाल के युद्ध में अपना सेवाएं देते हैं, फिर 1820 ईस्वी में वो सिविल सेवाएं में आने के बाद जबलपुर में गवर्नर विलियम बेटिंग के सहायक बनाए जाते हैं। समझे? तो आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठगों का दमन और मैकाले की शिक्षा नीति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 160 के बाद 161 में आते हैं। 161 में करा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। अब सूची 1 में क्या कर रहा है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध
तो अब हम लोग जानते हैं थोड़ा समाचार पत्रों के बारे में क्या है। देखिए क्या है कि ब्रिटिश भारत में प्रेस का कानूनी नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? वह लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचारों पत्रों पर नियंत्रण लगाया था। उससे पहले हम लोग जानते हैं, तो हम लोगों ने जान लिया कि किस तरह से ब्रिटिश भारत में प्रेस पर कानूनी नियंत्रण किस तरह से लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में स्टार्ट होता है, और नियंत्रण सिर्फ स्टार्ट होता है, और फिर अब बाद में देखेंगे कि तत्पश्चात 1818 ईस्वी में इसे फिर समाप्त भी कर दिया जाता है। फिर 1823 ईस्वी में कार्यवाहक जनरल जॉन एडम्स आते हैं। फिर 1823 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर चार्ल्स मेटकॉफ इसको हटाते हैं। वो कहानी ये डाटा है। तो समाचार पत्रों में बात की जाए कि सबसे पहले जो समाचार पत्र है वो कौन सा था, तो अगर बात की जाए समाचार पत्रों के लिए जो छापे गए जो मशीन का जो भारत में आगमन हुआ 1674 ईस्वी में ही पहुंच गया था। मगर इसका जो ये क्या बोलता है जो मुख्य रूप से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ 100 साल बाद, यानी 1774, यानी वही 76 ईस्वी से प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ। और पहला जो था इस अखबार के द्वारा जो अंग्रेजी भाषा में था वह कंपनी व सरकार के समाचार पत्र फैलाता था। जो जब छपाई स्टार्ट हुआ तो जो अखबार थे वह कंपनी और जो उसके सरकार थे उसे समाचार देते थे, यानी उससे रिलेटेड पॉजिटिव। उसके बाद क्या होता, कुछ समय बाद, ये तो था हम लोगों ने देखा 74 में किस तरह 1674 में वो छापे की मशीन लगती है। 100 वर्षों के बाद 1776 ईस्वी से क्या हो जाता है, मुद्रण स्टार्ट होता है, जिसमें से जो प्रकाशित किया जाता है अखबार अंग्रेजी भाषा में, जिसमें वह क्या किया जाता है, किसके अधीन में, वह अंग्रेजी भाषा में कंपनी व सरकार के समाचार पत्र फैलाता है। सबसे पहला अखबार जो है स्वतंत्र विचार का जो है वह व्यक्त किया जाता है, वह है 1780 ईस्वी में। अब आपके माइंड में उठाओ क्या 1780 से पहले, हाँ बिल्कुल थे, लेकिन जो एक स्वतंत्र भावना जिसमें दिया जाता है वो 1780 ईस्वी में, जिसके जो संपादक होते हैं जेम्स ऑक्स्ट हिक्की होते हैं, इन्हीं के द्वारा बंगाल गजट पहला अखबार चलाया जाता है। 2 पन्ने का अखबार होता है। बोला जाता है इस अखबार में जैसे वो होते हैं सबसे पहले बार एक बार गवर्नर के पत्नी की अपेक्षा करते हैं, जिसमें उन्हें क्या किया जाता है, 4 माह तथा 500 रुपये का जुर्माना दिया जाता है, कर दिया जाता है। फिर बाद में वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी और गवर्नर का भी क्या करते हैं, उसमें वो अपेक्षा करते हैं, जिसके लिए उन पर फिर 1 साल का जेल और 5,000 रुपया जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर 1790 ईस्वी में और कुछ अंग्रेजी अखबार लिखाए जाते हैं। फिर अब 1819 ईस्वी में संवाद कैबूदी राजा राम मोहन राय के प्रयास से फिर निकाला जाता है। फिर 16 जुलाई 1856 के दिन, हाँ सॉरी 56 नहीं, 1819 में संवाद कैबूदी हो गया। तो इस तरह से ये समाचार पत्रों का इतिहास रहता है। लेकिन अगर प्रतिबंध कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा उसे हम लोग देखें। अभी हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश भारत में प्रेस की कानूनी नियंत्रण की शुरुआत सबसे पहले जब हुई वह लॉर्ड बेलेजली ने प्रेस अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया। तत्पश्चात कब, तो सबसे पहले तो लॉर्ड बेलेजली लगा दिया, उसके बाद तत्पश्चात 1818 ईस्वी में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। लेकिन पुनः फिर 1823 ईस्वी में जो कार्यवाहक एक गवर्नर जनरल होते हैं, कौन, जॉन एडम्स। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि जो भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध का, तो जॉन क्या थे, एडम्स थे। 1823 ईस्वी में प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, वही चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वही उदारवादी टाइप के चार्ल्स मेटकॉफ होते हैं, और 1823 ईस्वी में वो प्रतिबंध को हटा दिया जाता है चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। तो इस तरह से समाचार पत्रों का प्रतिबंध चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, अभी हम लोगों ने देखा था आंग्ल अफगान युद्ध क्यों होता है, वह होता है त्रिपक्षीय संधि 1836 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो होते हैं अफगानिस्तान के भगोड़े शाह शुजा को और पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज शासक जो अंग्रेज होते हैं लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में एक संधि होता है। और यह संधि क्या होता है, वह त्रिपक्षीय संधि के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें यह बात होता है कि शाह शुजा को उसके अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाने की बात होती है। अर्थात वो उस तरह से कठपुतली सरकार को बैठाने के लिए चाह रही थी, जिससे वहाँ की जनता भी अवगत होती। जब बैठाया जाता तो विद्रोह हो जाता, वहाँ की जनता उसे स्वीकार नहीं करती शाह शुजा को, और काफ़ी विद्रोह देखने को मिलता है, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से जो अंग्रेज वहाँ पर छावनी लगाती है अफगानिस्तान में, उसके जो सारे अधिकारी होते हैं, सारे सैनिक मारे जाते हैं। मात्र अकेला जॉन्स ब्राइडन एक अकेला वहाँ तक पहुँचने में कामयाब होता है। वो जलालाबाद करके एक जगह है वहाँ पर। तो इस तरह से जो आंग्ल अफगान युद्ध भारी इसमें क्षति होता है अंग्रेजों को। तो यह क्या होता है, यह किसके शासनकाल में होता है, लॉर्ड ऑकलैंड, ये आंग्ल अफगान युद्ध। तो इस प्रश्न का हो जाएगा, वह हो जाएगा
आंग्ल अफगानी युद्ध हो जाएगा, आप मान लीजिए वही लॉर्ड ऑकलैंड, सही है। दूसरे बाद आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध तो हम लोग देख लिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, वह 1845 से 46 के बीच में, और जिसमें लॉर्ड हॉर्डिंग होते हैं, उन्हीं के शासनकाल में आंग्ल सिख युद्ध होता है, क्योंकि लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा ही ना, जैसे ही जब खालसा सेना 11 दिसंबर 1845 ईस्वी को पार करती है, वह 13 दिसंबर को घोषणा कर देते हैं, तो लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट क्या था, देखिए इसे हम लोग थोड़ा जानते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट बोला जाता है, इसमें अहम योगदान उस समय चार्ल्स मेटकफ होते हैं, लेकिन जो ईश्वरचंद विद्यासागर होते हैं उनका इसमें अहम योगदान होता है। वो अपने बेटे की भी शादी लास्ट में विधवा से करते हैं, ये बात आप लोग को पता होगा, अगर नहीं है तो आप जान लीजिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट के तहत क्या होता है, फिर जो महिलाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार दिया जाता है। उसमें बोला जाता है कि अगर मतलब महिला जिसके पति मर गए हों, अगर वो अगला शादी करना चाहते हैं तो उनके जो संपत्ति जायदाद होंगे वो मरे हुए पति उन पर नहीं होंगे, जो अगले के साथ शादी होगा वो होंगे। इसमें उनका विचार को भी प्रमुख ध्यान दिया जाता है कि उनके विचार के बिना नहीं हो सकता है। उसके बाद इन्होंने यह भी बेचा कि उनके परिवार की भी सहमति आवश्यक है। तो इस तरह हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो हम लोगों ने मिलान देखा। नेक्स्ट 162 में देखिएगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब आज ये गोद प्रथा याद करिए लॉर्ड डलहौजी को। अब लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल से हम लोग तो अवगत ही होंगे कि किस तरह से लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनते ही उसने क्या किया, अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू कर देता है। उसके लिए उसने मुख्य नीतियां अपनाती है। उस नीतियों में से कौन कौन था, कुप्रशासन की नीति, व्यापकता का सिद्धांत, और कौन था, कुप्रशासन की नीति, व्यापकता का सिद्धांत और युद्ध नीति, ये 3 नीतियां आता था। उसी में से व्यापकता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कहा जाता है गोद प्रथा की नीति पर प्रतिबंध लगा देता है, यानी जिसके अपने क्या होंगे, पैतृक पुत्र नहीं होंगे, वो उसका उत्तराधिकारी वो नहीं होगा। इसमें से आपको देखने को मिलेगा किस तरह से वो सबसे पहले सतारा को अपने अंडर में ले लेते हैं। जो सतारा के जो राजा होते हैं कौन होते हैं, अप्पा बाबू होते हैं ना, ये वही होते हैं, अप्पा होते हैं, जिन पर क्या करता है, अपनी मृत्यु के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति के बिना दत्तक पुत्र बना लेते हैं। तो डलहौजी इसे आश्रित राज्य बनाकर अपने अंडर में घोषित कर लेता है। तो ध्यान में रखिएगा, तो आगे आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल वही 1848 से स्टार्ट होता है और 1852 तक लगभग आपको देखने को मिलेगा। 52-56 है। नेक्स्ट देखिएगा, डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत क्या था। अभी हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड डलहौजी क्या था। 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनते ही उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार शुरू किया। इसके लिए उसने मुख्य नीतियाँ अपनाई। पहला युद्ध का नीति अपनाया, दूसरा उन्होंने व्यापकता का सिद्धांत अपनाया, और तीसरा जो है वह क्या बताया, कुप्रशासन की नीति को अपनाया। युद्ध की नीति के तहत भी उसने बहुत सारे राज्य को मिला लाया, जिसमें व्यापकता का सिद्धांत, जिसमें गोद प्रथा का प्रतिबंध लगाया, यानी जिसका अपना पैतृक पुत्र नहीं है वो गोद नहीं ले सकता है। तो जिसमें से हम सबसे पहले वो सतारा को अपने अंडर में लेता है। कब लेता है, सतारा को 1799 ईस्वी में, 1700 नहीं, सॉरी 1800 है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सतारा को 1848 ईस्वी में, फिर संबलपुर को 1849 ईस्वी में, संबलपुर जयपुर दोनों को, बाघाट को, उसके बाद उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, वही झांसी के जो राजा गंगाधर राव रहते हैं उसको ले लेता है। फिर नागपुर के राजा रघुजी राव तृतीय होते हैं। फिर सतारा के जो अप्पा बाबू होते हैं उनके पुत्र जो वेस्ट इंडिया जब अपने मरने लगते हैं तो बिना उनकी अनुमति को ले लेता है तो उनके राज्य को। तो इस तरह से सतारा, संबलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी सभी क्रम में है। 1 2 3 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सूची 1 और सूची 2। हाँ, डलहौजी के द्वारा एक और था, पेंशनर को समाप्त करके भी उन्होंने कुछ राज्य को अपने में, तो आप लिख सकते हैं जैसे युद्ध की नीति, व्यापकता का सिद्धांत, कुप्रशासन का नीति। अगर आप एक और ऐड करना चाहते हैं तो पेंशनर को भी समाप्त करके उन्होंने भी क्या किया था, पेंशनर पदों की समाप्ति कर भी उसने कुछ, जिसमें अवध के राजा वाजिद अली शाह थे, उनका पेंशन की आयुक्ता समाप्त करके आयुक्ता पर कुप्रशासन और आयुक्ता का आरोप लाकर समाप्त करके उसको अपने अंडर में मिला लेता है। नेक्स्ट देखिएगा 164 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। सूची 1 में घटना है और सूची 2 में वर्ष और अवधि है। अब सुंगौली की संधि, ये सुंगौली की संधि कब और किन परिस्थिति में होता है उसे हम लोग समझते हैं। सुंगौली की संधि होता है वह 1816 ईस्वी में। ये मुख्य रूप से जो होता है सुगौली की संधि जो होता है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा गुरु गजराम मिश्र के बीच में होता है। इस संधि जो होता है वह 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को होता है, लेकिन अनुमोदन कब मिलता है, यह मार्च 1816 ईस्वी मिलता है। इस सुंगौली संधि के तहत क्या होता है, इस सुंगौली के संधि के तहत
बहुत सारे राज्य को, बहुत सारे क्षेत्र को जो 25 वर्षों में जो राजा वहाँ के जो नेपाल के जाता थे उसे अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। बाद में ऐसा बोला जाता है कि कुछ क्षेत्र को 1816 में आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्र को लौटा भी दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर बाद में आप आगे इसका देखेंगे कि जो 1857 का युद्ध होता है उसमें नेपाल के जो राजा होते हैं वो सैनिकों के रूप में ब्रिटिशर्स को सहयोग करते हैं, उसके बाद भी कुछ क्षेत्र को लौटाया जाता है। तो सुगौली की संधि आप जान लीजिए, जो नेपाल के राजा गज मिश्र सिंह के बीच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अनुमोदन तो हुआ था 1816 में और संधि पर हस्ताक्षर हुआ था वही 4 दिसंबर 1815 ईस्वी को। इसके तहत क्या हो गया था कि जो क्षेत्र थे, कौन सा क्षेत्र, जो नेपाल के अंदर में जो क्षेत्र थे वो भारतीय ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गए थे, बहुत सारे क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हम लोगों ने देख लिया था 1824 से 26 में क्यों हुआ था। वो था कि बर्मा के भय से जो वहाँ पर क्या हो रहा था, आक्रमण में, असम में, मणिपुर में जो क्या हो रहा था, विद्रोह के साथ साथ में आक्रमण का भी भय था। तो इस भय के कारण ही तो आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसमें आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या होता है, उसमें मुख्य रूप से प्रवासियों द्वारा जो अकारण में जो क्षेत्र है वो पूर्वी क्षेत्र का, उसमें लूटमार होता है। असम, मणिपुर, बंगाल में पूर्वी सीमाओं के पर साम्राज्य विस्तार किया जाता है, किसके द्वारा, बर्मा के द्वारा। सीमा संबंधी लड़ाई की झगड़े भी देखने को बढ़ता जाता है। इसी उद्देश्य से बर्मा के भय से बंगाल को सुरक्षित करना चाहता है। उस सुरक्षित के लिए वो दोनों के बीच में, अंग्रेज और बर्मा के बीच में युद्ध होता है, जो 1824 से 26 में होता है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, अब इस चीज़ को, परिस्थिति को समझिए कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है। अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसमें से बर्मा के भय से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वो वहाँ आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। बाद में बोला जाता है जब आंग्ल बर्मा युद्ध का, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का जो मुख्य कारण होता है उसमें से ये होता है कि जो भारत के गवर्नर जनरल बनकर जो आए थे, कौन आए थे, 1848 ईस्वी में डलहौजी आ जाता है और 1856 ईस्वी तक रहता है। तो डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है तो वो क्या करते हैं, उसी के काल में 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। उसमें मुख्यतः कारण यह होता है कि जो लॉर्ड डलहौजी है वह सभी यूरोपीय शक्तियों को बर्मा से बचाना चाहता है। उसके बाद अंग्रेजों के जो व्यापारी थे वहाँ पर जो रह रहे थे, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था, क्योंकि जो वहाँ के बर्मा में जो व्यापारी थे वो व्यापार कर रहे थे, वो कर नहीं देना चाह रहे थे। तो इसको लेकर उन्होंने आवाज़ उठाया था कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब कर वसूला जा रहा है, इस चीज़ को वो तलाश में ही रहता है। इसके विरुद्ध जो वहाँ के कौन, अंग्रेज निवासी जो व्यापार कर रहे होते हैं वो आवाज़ उठाते हैं। तो अंग्रेजी व्यापारियों का उस पर प्रभाव होता है। उसके बाद यानदाबू की संधि का उल्लंघन करता है। यानदाबू की संधि के अनुसार होता है, वही उसका उल्लंघन माना जाता है। इसमें बोला जाता है कि उस साम्राज्य में कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश अपना क्या कर पाएगा, व्यापार कर पाएगा, तो उसको वही यानदाबू का संधि का उल्लंघन माना था। कहीं कहीं आप देखेंगे द्वितीय आंग्ल बर्मा इसको यानदाबू का संधि का उल्लंघन माना जाता है। उसके बाद क्या है, जो एक होते हैं कमांडर होते हैं, लैम्बर्ट को रंगून भेजा जाता है। ये सभी कारण होता है। जब जो कमांडर लैम्बर्ट होता है उसको रंगून भेजा जाता है, तो वो जो होता है कौन, ये लैम्बर्ट, वो क्या होता है, मेन रूप से उसको इसीलिए भेजा जाता है कि वहाँ उकसा सके। तो क्या करता है कि जो बर्मा के जो होते हैं ना, मतलब जहाजी बेड़ा, उसको मंजबड़ी वो अपने कब्जा में ले लेता है, जिसके विरुद्ध में फिर वो हमला करती है बर्मा क्षेत्र के सैनिकों, फिर दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। तो वही उस तरह से द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध का बीजारोपण होता है, जो 1852 ईस्वी में होता है। फिर आपको तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी देखने को मिलेगा। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध का कारण आप हमें कमेंट बॉक्स में देखिए क्यों हुआ था। दो हम लोगों ने देख लिया कि आंग्ल बर्मा युद्ध का प्रथम किस तरह से होता है, कि बर्मा में जो पूर्वी सीमा का क्षेत्र होता है उसमें अप्रवासियों का हस्तक्षेप के कारण, तथा असम, मणिपुर, बंगाल के पूर्वी सीमा क्षेत्र में क्या हो जाता है, सीमा संबंधी लड़ाई देखने को मिलता है। तो उसी बर्मा को बंगाल के से सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये प्रथम आंग्ल बर्मा देखने को मिला। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 65 में कथनों पर विचार किया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, देखिए, और विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए दोनों प्रश्न में आपको कुछ शुरू में पढ़ेंगे तो कोई अंतर नहीं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिंक भारत का। तो बंगाल का भारत में क्या अंतर है, तो देखिए सबसे पहले अगर जो होता है गवर्नर जनरल में सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। फिर आप देखेंगे किस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो गवर्नर जनरल, फिर वही बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो रॉबर्ट क्लाइव सही है, प्रथम गवर्नर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वह क्या था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और इस तरह से उसे अंतिम
गवर्नर जनरल बंगाल का भी कह सकते हैं, क्योंकि जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी करा है, तो दोनों सही है। नेक्स्ट पंजाब के, नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट देखिएगा 66 में पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। अब देखिए रंजीत सिंह, अब याद करिए 1700 समय होता रंजीत सिंह 1797 का समय होता है। अफगानिस्तान के शासक जमन शाह होते हैं ध्यान से उठ गया। तो जमन शाह जो होता है वो लाहौर पर आक्रमण करते हैं और उनके सौतेले भाई के महमूद के विरोध के कारण फिर उनको जमन शाह को वापस जाना पड़ता है। और इस तरह से जाने के क्रम में जब उनका जो तोप है वो चिनाब नदी में गिर जाता है, उस चिनाब नदी में गिरने के बाद वो रंजीत सिंह उसको सुरक्षित उनको जमन शाह को लौटा देते। जमन शाह इस पर खुश होता है, फिर वह लाहौर पर अपना आधिपत्य यानी उनको नियंत्रण स्थापित करने के लिए न्योता देता है। और वही क्या होता है, रंजीत सिंह फिर 1799 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर जो दंगी मिसल था उसको समाप्त भी करते हैं और उस तरह से अपना वो राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाते हैं और धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाते हैं। तो दोनों प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 167 में निम्नलिखित में से कौन एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव नहीं था। कौन सा नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट था, कह रहा है प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए क्या था, संभव कारण नहीं था। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, कमजोर मुगल सम्राट। तो यह बिल्कुल सही था, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी जो मुगल शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे, जिसके कारण वो हमेशा भय बना रहता था। अब देखिए रंजीत सिंह के कारण भी क्या होता है, जब अंग्रेज उधर शासन कर रहा होता है तो उसको भय होता है, तो इसलिए ना रंजीत सिंह के साथ नहीं चाहते हुए भी कुछ कुछ युद्ध रुकता है, जिसमें संधि सिंध पर देखिए अधिकार करने के क्षेत्र में उसमें उस पर संतुष्ट होना पड़ता है अंग्रेजों को। तो उसी के पक्ष में ना होता है रोपड़ की संधि होता है। उसके बाद तो कमज़ोर मुगल सम्राट होते हैं, यह भी सही बात है कि कमज़ोर मुगल सम्राट होते हैं जो उस क्षेत्र को, जो उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र जहाँ से काबुल होते हुए जो भारत में एंट्री कर रहे थे वो क्षेत्र होते हैं कमज़ोर। उसके बाद होते हैं औरंगजेब के बाद उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, ये भी सही बात है। कमज़ोर मुगल सम्राट तो हुए ही हुए। आप देखते हैं किस तरह मोहम्मद शाह के समय में सब अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है, अवध कर लेता है, हैदराबाद कर लेता है, इधर मैसूर कर लेता है। तो ये घटना तो कमज़ोर मुगल सम्राट ये भी दिखाता है। उत्तर पश्चिम में मजबूत का अभाव, मजबूत का भी अभाव दिखाता है। तब ना नादिर शाह का आक्रमण आप देखेंगे मोहम्मद शाह के समय में होता है किस तरह से। फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली भी आता है, वो भी काफ़ी लूटमार मचाता है। तो उत्तर पश्चिमी इसका अभाव होता है। दिल्ली की रक्षा के लिए विलम्ब से तैयारी, हाँ यह भी सही बात है कि दिल्ली में रक्षा के लिए विलम्ब से तैयारी किया गया। जब क्या हो गया आप याद करिए, जब नादिर शाह आक्रमण करता है तो मोहम्मद शाह क्या करता है, शहादत खां को, जो उस समय, अब शहादत खां कौन था, अवध का नवाब था, अवध को उसको सूबेदारी दिया जाता है। तो वह उसको राजी करता है कि नादिर शाह से बात करिए और उसे लूटमार नहीं करने को बोलिए। शहादत खां बात भी कर लेता है, दोनों को बोलता आप पैसा, आपको लूटमार मत करिए, पैसा लेने के लिए पैसा लेकर चले जाइए। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद शाह तो शहादत खां को आगे रखकर दोनों के बीच वार्ता करा दिया जाता है, वो डील भी हो जाता है। जब पैसे देने की बारी आती है तो मोहम्मद शाह मुकर जाता है, जिसमें आत्मग्लानी में फिर आत्महत्या शहादत खां कर लेता। फिर वही कत्लेआम नादिर शाह पूरा मचाता है दिल्ली में। एक दिन में बोला जाता है 20 से 22 सैनिकों को वो मारता है। ये इस बात पर मतलब वो आक्रोशित हो जाता है कि नादिर शाह जैसे ही दिल्ली में बढ़ता है तो मोहम्मद शाह ये वहाँ के जो होते हैं फैला दिया जाता है कि नादिर शाह मारा गया। इससे वो क्रोधित होकर और हत्याएं लूट मार करता, लगभग 70 करोड़ रुपया वहाँ से लूट के जाता। बोला जाता है जब नादिर शाह आता है, जब दिल्ली से चला जाता है लूट कर, तो बोला जाता है वो 3 सालों तक अपनी जनता से कर नहीं वसूला था। सोचिए कितना पैसा ले गया था। तो दिल्ली में रक्षा के लिए विलम्ब से तैयारी भी सही। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य का प्रयोग, देखिए एक सही नहीं है कि बेहतर सैनिक, हाँ ये बात अलग था कि जो मुगल साम्राज्य जो थे उसके तुलना में जो नादिर शाह उसके पास कम सैनिक थे, लेकिन उसके पास जो तोपों थे, वो तोप था, वो उस तोपों के कारण वो इस युद्ध को जीत पाया। वो तोप का उपयोग बहुत किया था इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी इस चारों ऑप्शन में से पर्याप्त लग रहा है। नेक्स्ट देखिए 168 में केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया। देखिए अब हम लोग थोड़ा केरल के राजा के बात है। केरल के इतिहास में अगर देखा जाए तो त्रावणकोर जो है, त्रावणकोर का राज है, राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है। किसका? ये मार्तंड की, केरल के जो इतिहास में त्रावणकोर है उसका जो है राजघराने का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक यानी 29 सालों तक शासन किया था। कौन? केरल के राजा मार्तंड वर्मा। तो उन्हीं को त्रावणकोर के
मतलब उस पर शासन के लिए जाना जाता है। 29 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था और उन्होंने त्रावणकोर को एक बड़ा राज्य बनाया और अपने सभी दुश्मनों को परास्त भी किया था। तो सामंतों का भी दमन किया था उसने, मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की थी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी थी। यही गलत बात है। तो ध्यान में रखिएगा, केरल के इतिहास में त्रावणकोर जो है वो राजघराने का सबसे बड़ा योगदान होता। किसका? केरल के राजा मार्तंडे का, जो 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक 29 सालों तक वो राज्य करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखा है 29 सालों में उन्होंने क्या करते हैं, त्रावणकोर को एक बड़े राज्य बनाए और अपने सभी दुश्मनों को परास्त भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए 169 में 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अफीम जो है उस समय तो सबसे अहम उपज होता है, जो चीन को एक तैयार बाजार के रूप में मिलता है, जिसके कारण अफीम युद्ध भी देखने को मिलता है। फिर चावल मक्खन ये भी होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस में नहीं है वो। उसके बाद फिर पटना जिला होता है जहाँ पर ये साल्ट पीटर भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। फिर 18वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपास और रेशम का भी निर्यात किया जाता है। तो देखिए अफीम, कपास और रेशम, तो इसमें तो अफीम भी है, कपास भी है, लेकिन रेशम नहीं है। तो ये तीन तो मिलना ही मिलना चाहिए, कपास, अफीम और रेशम, ये तीनों इसमें है। और सोरा, सोरा भी सही है, बाद में आप देखेंगे पटना में भी, बाहर में भी जब आता तो वहाँ पे भी सोरा को लेके लगाया जाता है। इससे प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न 170 में देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो इससे पहले थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, बंगाल में अफीम को लेकर भी महत्वपूर्ण बाजार था, जो चीन को एक बड़ा बाजार के रूप में मिला। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अंग्रेज पटना में था वो साल्टपीटर को भी लेके था, वहीं सोरा को लेकर था। उसके बाद रेशम और कपास को लेकर भी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को कपास और रेशम निर्यात के अन्य प्रमुख उपजें मिली थी। ऑप्शन नंबर डी इसका प्राप्त है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो हम लोगों ने देख लिया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता? 1667 से 69 में। क्यों होता? थोड़ा परिस्थिति को समझिए। क्या होता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत सारे राज्य अपने आप को स्वतंत्र हुए थे। वही हैदराबाद के बाद मैसूर जो राज्य होता है वो अपने आप को स्वतंत्र करता है। और स्वतंत्र कहने का मतलब वह मैसूर राज्य में चिक्का कृष्णराज द्वितीय का शासन होता है, जो हैदर अली और नंदराज और देवराज दो उसके सेनापति होते, उनके सहयोग से वहाँ शासन चल रहा होता। फिर वही 1781 ईस्वी में क्या होता, हैदर अली का जन्म होता है। फिर वो उस तरह से वह कुशाग्र बुद्धि का तेज होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, परिश्रमी होता है, और अपने परिश्रमी और दृढ़ निश्चय के कारण वह वहाँ के सेना में भर्ती होता है। और वह परिश्रमी तथा लगनशील होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो जाता, एक मतलब अहम योगदान हासिल कर लेता वो अपने सैनिकों के बीच में। वह प्रतिभाशाली को हासिल करने के बाद आप देखेंगे किस तरह से वो उच्च पद पर पहुंचता है, यानी सैनिकों में सर्वोच्च पर पहुंचता है। और 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता फ्रांसीसी के विशेषज्ञों को मदद से। फिर 1761 ईस्वी में आप देखेंगे किस तरह से हैदर अली नंदराज की सत्ता को समाप्त कर मैसूर राज्य का पर अपना अधिकार कर लेता। और कहीं और भी बुक में देखेंगे तो फिर क्या करते हैं, जो वहाँ के जो चिका कृष्णराज होते हैं वो हैदर अली को ही सत्ता सौंप देते हैं, तो वास्तविक शासक उभर कर हैदर अली आता है। फिर आप देखेंगे किस तरह से आंग्ल मैसूर युद्ध होता। आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता, आप याद करिए कि क्या होता, इसमें उत्तरी सरकार को आक्रमण को लेकर होता। अंग्रेज क्या करता है, निजाम को अपने ओर मिला लेता, निजाम स्थिर माइंड का होता और उसको भड़का देता और उत्तरी सरकार पर उसके द्वारा आक्रमण करवा देता। ये कारण हमला करने पर हैदर अली को काफ़ी क्रोधित होता। फिर वह जो क्या होता, निजाम मंदबुद्धि का होता, उसे अपने ओर मिला लेता, मराठा को भी अपने ओर मिला लेता और फिर वो युद्ध कर देता और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर देता है। जब युद्ध करने लगता है तो देखेंगे कि हैदर अली फिर यहाँ से जो था ना मिल्ला था, हैदर अली को छोड़ देता। फिर भी युद्ध जारी रहता है, अंग्रेज और हैदर अली के भी लड़ते लड़ते वो मद्रास के किले तक पहुँच जाते हैं, जिससे वहाँ के जो अंग्रेजी होते हैं लोग होते हैं जो किले में होते हैं वह भयभीत हो जाते हैं। और वही जो मद्रास काउंसिल के सदस्य व्याकुल हो उठते हैं और उसके बाद हैदर अली से मद्रास की संधि 69 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है और उस मद्रास की संधि के तहत अपने अपने जीते हुए क्षेत्र को वापस देने की बात होती है, छोड़ देने की बात होती है। इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर, फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर भी होता तो हैदर अली हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर का नेतृत्व देखेंगे, उसमें हैदर अली की मृत्यु होती है, फिर टीपू सुल्तान करता है। फिर आपको उसी में से एक अच्छा सा वक्तव्य सुनने को मिलेगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जो लॉर्ड मैकार्टी होता है वो संधि करता है, उसमें मंगलोर की संधि, मतलब मर जाता है ना तो उसको डर लगता है, कहता है लॉर्ड मैकार्टी कैसा आदमी है, मैं भी विश्वास करता हूँ कि संधि के बाद वो कर्नाटक को खो देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 171 में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब कौन थे? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोगों ने देखा कि प्लासी का युद्ध क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से सिराजुद्दौला अलवर्दी खां अपने छोटे बेटी के पुत्र सिराजुद्दौला को वहाँ का उत्तराधिकारी बनाता है। उत्तराधिकारी बनने के बाद
किस तरह से अंग्रेज कूटनीति अपनाते हैं, जिसमें मुख्य भूमिका रॉबर्ट क्लाइव का ही होता है, जो 2 गुप्तचर लगाता है, फिर पता करता है, फिर सिराजुद्दौला जो मुख्य सेनापति होता है विश्वासघात करता है, और विश्वासघात के कारण क्या होता है, वही 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध देखने को मिलता है। तो देखिए इसमें से निष्कर्ष अगर हम पूरे चर्चा करेंगे इसको, 2-3 यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। पहला कि जो प्लासी का युद्ध होता है उसमें से हम लोगों ने देखा किस तरह से क्यों होता है। मेन होता है जो सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में स्टार्ट हो जाता है यूरोप में, तो उसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने क्षेत्र को किलाबंदी करने लगता है, और वही किलाबंदी करने लगता है तब सिराजुद्दौला उसको मना करता है। तो जो होते हैं फ्रांसीसी वो मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते हैं। इसको लेकर वो 4 जून 1756 ईस्वी को कासिम बाजार पर आक्रमण कर घेर लेता है। फिर आप देखेंगे सिराजुद्दौला 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करता है। 5 दिन के घेरे के बाद वो विलियम फोर्ट किला को भी अपने अधिकार में ले लेता है 20 जून 1756 ईस्वी को। फिर आप देखेंगे उसी किले में गवर्नर ड्रेक होते हैं, जो बोला जाता है कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो गवर्नर ड्रेक आता है, अंग्रेजी गवर्नर। सेनापति मींचिक था जो भागकर फुल्टा द्वीप पर चला जाता है। फिर उसमें से इसी में से 148 व्यक्तियों को बंद कर 14/18 के बंद कर दिया था। इसमें मात्र अगले दिन खोला जाता है। 23 व्यक्ति मरता है, जो हॉलवेल भी बोला जाता है उस घटना में शामिल होता है, जो काफ़ी इसको प्रचारित करता है। उसके बाद जैसे ये बात पता चलता है तो मद्रास रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सैन्य टुकड़ी भेजता है, वो जो फिर उसके बाद वो पहुंचता है, क्योंकि ये घटना तो 20 जून का है ना, पहुंचने में समय भी लगता है। पहले तो ऐसा नहीं है ना, आपको लग रहा होगा कि हुआ तो उतना लेट से क्यों हुआ, तो फिर वो क्या करता है, जैसे ही आता है तो फिर जो विलियम फोर्ट था वो तो अपने अंडर में ले लेता है कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव। फिर वही मानिक चंद्र को सौंप कर वो रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है, नहीं उसका हेड बना देता है, मानिक चंद्र को उसके अंडर में रखता है, सब कुछ वसूलने का कर का राजस्व का उसको बना के चला जाता है। फिर रॉबर्ट क्लाइव सैन्य टुकड़ी भेजता है, वो आता है मानिक चंद्र को रिश्वत देकर, यानी 2 जनवरी 1757 को फिर से कलकत्ता पर अधिकार कर लेता लॉर्ड विलियम पर। कब, जो मानिक चंद्र को नियुक्त कर गया था रॉबर्ट क्लाइव, ये सिराजुद्दौला, उसको रिश्वत देके के अंग्रेज अपने ओर मिला लेता। इस तरह से फिर जब अधिकार कर लेता तो 9 फरवरी को मजबूरन जब अधिकार कर दिया, आक्रमण कर लिया, तो 9 फरवरी 1957 को अलीनगर का संधि होता है। वही अलीनगर का संधि प्रश्न पूछा जाता है, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है। इस संधि के द्वारा कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए। इस संधि के तहत कंपनी को अपने अधीन दुर्गीकृत करने और सिक्के डालने का अधिकार प्राप्त हो गया। फिर आगे आप देखने को मिलेंगे, फिर वही होता है फरवरी में होता है। मार्च में क्या करता है, क्लाइव ऑफ वाटसन फ्रांसीसी के चंद्रनगर छीन लेता है, जिसमें अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना जाता है। फिर क्लाइव के विरुद्ध नवाब षड्यंत्र करना स्टार्ट करता है, इसमें सिराजुद्दौला हेल्प करता है और वही विश्वासघात करता है। इसके कारण वह युद्ध जो होता है अंग्रेजों के साथ, उस युद्ध में फिर सिराजुद्दौला हारा जाता है, अंग्रेजों की जीत होती है। और इस तरह से इस प्लासी के युद्ध को बोला जाता है कि यह जो प्लासी का युद्ध था, अंग्रेजों का जो आगमन का मतलब जो होता है ना, मतलब कहिए कि अंग्रेजों में भारत का जो प्रभुत्व है वो तो स्थापित कब हुआ, वो तो प्लासी के युद्ध के बाद हुआ। लेकिन अगर उसका जो प्रारंभ है, अंग्रेजों का जो निवेश है, वो कौन होता है, प्लासी के युद्ध के बाद होता है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, कौन था, सिराजुद्दौला था। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।